Welcome back, students. Let's go ahead. Now we'll talk about bonding in coordination compounds. बॉन्डिंग इन द सेंस जैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था एग्जैक्टली सेम चीज़ वही पढ़ेंगे. हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल. सपोज कोई कॉम्प्लेक्स बना है तो किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी. द सेम थिंग विच वी हैव लर्न इन द चैप्टर 4 ऑफ योर क्लास 11 कोर्स केमिकल बॉन्डिंग. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था हमने. पॉलिंग ने दिया था उसे कौन सा ऑर्बिटल पार्ट लेता है, उसके हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते थे. तो उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए भी 3-4 थ्योरीज दी गई है. जैसे कि वैलेंस बॉन्ड सबसे पहले दिया गया था, देन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लाइगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसमें से दो आपको पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड एंड क्रिस्टल फील्ड. क्रिस्टल फील्ड इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. एग्जैक्टली जो पढ़ा था सेम चीज़ यहाँ पे भी होना है. 7-8 एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं, क्लियर हो जाएगा आपको. ये क्या कहता है, जो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है. उसमें क्या होता है, एक मेटल आयन होता है और लाइगेंड होते हैं, राइट. ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. ये कहता है जो लाइगेंड होता है, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज़ बेस, और ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या होगा, एसिड. लुइस ने बताया था. तो ये कहता है कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बिटवीन रिएक्शन बिटवीन अ लाइगेंड, मतलब लुइस बेस. बेस इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनर, एंड लुइस एसिड दैट इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मेटल आयन. और ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, ठीक है. अब यही ओवरऑल आइडिया है. इसका कहना है कि सेंट्रल एटम जो होता है, मतलब जो भी जैसे हम लोग बना रहे थे कोबाल्ट, आयरन, जो कुछ भी होता था, निकल वगैरह, ठीक है, उसके पास नंबर ऑफ, वही क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा. अपने ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से जो भी +2 +3 लेता है उसके हिसाब से उसका वैकेंट ऑर्बिटल होगा. और वही आपस में वही इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है, किससे, लाइगेंड से. मतलब लाइगेंड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम. ठीक है. और मोनोडेंटेट कितने, मोनो नाम ही है, मोनो मतलब एक, तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सेंट्रल एटम को. ठीक है. और जो वैकेंट ऑर्बिटल, ढंग से देखने, वैकेंट ऑर्बिटल्स जो भी होते हैं वो फिर अपने जितने भी ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं. ठीक है. जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हमने पढ़ा है, भले ही उस समय उनकी एनर्जी अलग, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, सबकी एनर्जी अलग होती है, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एनर्जीज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं. और सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूज़न, मतलब हाइब्रिडाइजेशन, दे ऑल हैव सेम एनर्जी लेवल्स. ठीक है, तो हमने पढ़ रखा. वही चीज़ कहता है कि लाइगेंड्स जब अप्रोच करते हैं सेंट्रल एटम को तो वैकेंट ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ओवरलैप करना शुरू करते हैं विद द ऑर्बिटल्स ऑफ लाइगेंड्स. जब लाइगेंड गया उसकी तरफ तो मेटल का जो ऑर्बिटल होता है दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करना शुरू करते हैं. ठीक है. लाइगेंड्स के पास अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वही स्ट्रॉन्ग लाइगेंड मेटल बॉन्ड बनाता है. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे डोंट टेक पार्ट इन एनी केमिकल बॉन्डिंग. और जो ही जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो फिर हंड्स रूल के अकॉर्डिंगली वो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होता है. अगर पेयरिंग के बाद भी अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, और सारे के सारे पेयर्ड हो गए तो वो डायमैग्नेटिक होगा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं. सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इट इज़ लुइस एसिड, लाइगेंड देता है तो इट इज़ बेस. ठीक है. अब जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो दोनों के वैकेंट ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं. जब ओवरलैप करते हैं इनके ऑर्बिटल्स तो इनकी एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एंड ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होते हैं इनके फ्यूजन के बाद वाले सेम एनर्जी. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. ये सब चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. अगर दो बॉन्ड बना तो एस और पी का बनता है, लीनियर होता है. सब हम कुछ देख चुके हैं, कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं, नौटंकी नहीं है. 3 वाला sp2 होता है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है. 4 वाले में sp3 टेट्राहेड्रल, और लेकिन अगर sp2d है तो स्क्वायर प्लेनर होता है. दोनों 4 वाले ही है, लेकिन यहाँ पे डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है. फिर 5 वाला 5 बॉन्ड बन रहा है तो sp3d, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल. हमें 2-4 एग्जाम्पल्स देखना है, जैसे ऑक्टाहेड्रल का, टेट्राहेड्रल का, स्क्वायर प्लेनर का. ये ज़्यादा हमें एग्जाम्पल वगैरह नहीं देखना. ठीक है. तो बात करते हैं इनके बारे में. कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो अभी आपको समझ में आ जाएगा. जैसे देखो FeCN6 4-. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आयरन किस ऑक्सीडेशन, तो ये आयरन मान लो X है, ये कितना देता है, CN पे कितना चार्ज होता है -1, तो टोटल कितना चाहिए X-6, और ये इक्वल हो जाएगा चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स -4 के. तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, और ये इधर आके +6 मतलब +2 स्टेट में है. तो
इसमें +2 स्टेट में है और उसको 6 क्या दे रहा है, 6 पेयर्स इलेक्ट्रॉन कौन देगा, साइनाइड देगा, क्योंकि 6 है ये, एक साइनाइड 1 पेयर देता है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयरन का क्या होता है, 3d6, जनरली 3d6 4s2 होता है, राइट। तो हमने ग्राउंड स्टेट में लिख दिया। यहाँ पे किस स्टेट में है, +2 स्टेट में, तो 3d6 4s2 है, तो 4s2 वाला क्या हो जाएगा, Fe2+ के केस में, तो नेक्स्ट स्टेप में ये गायब हो जाएगा, ठीक है, चला गया। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये होता है 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ये ग्राउंड स्टेट है। अब जब +2 स्टेट में आएगा तो आउटर ऑर्बिटल से 2 गायब हो गया, तो ये 2 गायब हो गए, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में लाइगेंड आएगा इसकी तरफ, तो लाइगेंड जब आता है Fe2+ की तरफ, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिस भी ऑर्बिटल, उन सबको फोर्स करता है पेयरिंग के लिए, अपना चले जाओ। तो ये ऑलरेडी पेयर्ड है, ये है तो ये इसके साथ पेयर हो जाएगा और ये इसके साथ पेयर हो जाएगा। 4 है तो मतलब 2 पेयर बन जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, 2 d ऑर्बिटल भी खाली हो गया। +2 स्टेट में ये ऑलरेडी खाली था और 4 ऑर्बिटल में मौजूद है, मतलब उसका p तो ज़रूर होगा ये, क्योंकि 4 अवेलेबल है यहाँ पे बेस कन्फिग्रेशन के हिसाब से। अब वही 6 जब आते हैं तो ये हो गया d2, अब सारे ऑर्बिटल्स आपस में फ्यूज़ करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा Fe का, ठीक है, और वो आपस में एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो ये 6 ऑर्बिटल खाली हो गया। उसी में अब Cn6 जो था, एक Cn कितना देता है, 1 पे इलेक्ट्रॉन, तो 6 12 देगा, तो इन 6 में 1 2 3 4 5 12 इलेक्ट्रॉन फिट हो जाएंगे और वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना देगा। यहाँ पे देखोगे सिर्फ इस स्टेट की बात करेंगे, यहाँ पे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड हैं, सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। हम इस पे नहीं जाएंगे कि अनपेयर्ड है, ये ग्राउंड स्टेट है। कॉम्प्लेक्स में तो +2 स्टेट में है ना, तो उसकी बात करेंगे हम। कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाने के बाद d ऑर्बिटल्स में क्या हो रहा है, तो चूँकि कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म हो रहा है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है, पेयर्ड है, तो ये कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, हेक्सासाइनोफेरेट Fe6 में, यहाँ पे ये फिर से x - x = -3, तो x कितना हो जाएगा, +3, तो इसका क्या होता है 3d6 4s2, तो इस बार 3 निकलना है, पिछली बार 2 निकला था, 2 ये निकल जाएगा और इसका 1 निकल जाएगा, तो मान लो ये निकल गया, ख़त्म, ये चला गया, तो ये 5 अनपेयर्ड यहाँ पे हुए और ये 4s हुआ। अब इलेक्ट्रॉन्स साइनाइड आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, फोर्स करेगा इन लोगों को पेयर करने के लिए, तो 5 है तो 2 ही पेयर बन जाएगा, एक क्या रह जाएगा, अनपेयर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 d ऑर्बिटल खाली हो गए, एक s 3 है, तो अगेन sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो क्या था, एक अनपेयर्ड है, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है तो एक अनपेयर्ड रह जा रहा है। लाइगेंड जब भी आता है वो फोर्स करता है जो भी बचे होते हैं उनको पेयर्ड होने के बाद, प्लस ग्राउंड स्टेट के बाद जो बचता है। उसी तरीके से CONH3 से CO का कितना होता है, 27 होता है, मतलब D7 होता है इसका, और 4s2 होता है। ये 26 था, D6 4s2, 27 में एक बढ़ जाएगा यहाँ पे 4s। NH3 कितना होता है, -1 देता है, तो x कितना हो जाएगा, x -6 +3, तो x कितना हो जाएगा, +3 स्टेट में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, +3 में आ गया, तो कोबाल्ट में क्या होता है 3d7 4s2, तो 3 प्लस निकालना है तो 2 ये निकल जाएगा और एक यहाँ से निकल जाएगा, तो निकल गया। अब NH3 आएगा तो इन लोगों को पेयर करवाना शुरू करेगा वो, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ, 4 बचे हुए तो 4 के 2 पेयर बन जाएंगे, मतलब सारे पेयर्ड होगा। D2 खाली हो गया, सारे के सब ऑक्टाहेड्रल है, तो सब में तो sp3 D2 ही होगा। हमें देखना क्या है, अब यहाँ पे सारे क्या है, पेयर्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। उसी तरीके से हेक्सामीन क्रोमियम CrNH3, इसमें भी ये +3 स्टेट में होता है, ठीक है। क्रोमियम का कितना होता है 3d5 4s1, ठीक है। 24 नंबर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 3d5 4s1 किस स्टेट में है, यहाँ पे +3 स्टेट में है, तो एक ये निकल जाएगा, 2 यहाँ से निकल जाएगा, तो एक इसका हटा दो, चला गया खाली, और 2 यहाँ से हटा दो तो ये बच गया। अब NH3 आएगा तो फोर्स करेगा पेयरिंग के लिए, तो क्या हो जाएगा पेयरिंग के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आएगी, आपको ध्यान है, हमें पता है NH3 क्या होता है, चार्जलेस होता है जनरली, हमने पढ़ा है ना, NH3 H2 ये सब कोई चार्ज नहीं लेते हैं,
लेकिन जब वो आएगा तो क्या करेगा, अपना ऑलरेडी यहाँ पे 2 खाली मिल गया तो ये sp3d2 बना देगा। उसी तरीके से FeH2O6 ये भी क्या होता है, 0 चार्ज लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या +2 स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो 3d6 4s2, तो 4s2 से मतलब ये 2 गायब हो जाएंगे, बच गया ये, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इन सब में पहले वाले में 3 का d ऑर्बिटल लगा था, इस वाले में 4 का d ऑर्बिटल में क्रॉस कर गया। तो जब ऑर्बिटल जो होता है, जो भी लास्ट शेल होता है, जैसे इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d6 4s2, ठीक है। तो जब लास्ट शेल कौन सा है इसका 4 है, तो 4 का ही जब d ऑर्बिटल यूज़ करते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, आउटर, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का ही d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ। लेकिन इन सब में आप देख सकते हो लास्ट शेल क्या है 4 है, लेकिन d ऑर्बिटल किसका इन्वॉल्व हो रहा है 3 का, एक पहले वाले का। तो ये बनाता है सब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यही अंतर मुझे समझाना था एक, जो मैंने यहाँ पे छोड़ा था, आपको स्टार्ट में नहीं बताया था मैंने। देखो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल जब कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया था तो इनर और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट था। तो इनर का मतलब होता है जो भी आउटर सेल होता है उससे एक पहले वाले सेल में का डी इन्वॉल्व होता है। आउटर का मतलब होता है जो भी आउटर सेल है उसी का डी इन्वॉल्व होता है। जैसे इसमें देख लिया आपने, इस 4th ऑर्बिटल ही होता है किसका, आउटर सेल आयरन का, उसी का डी इन्वॉल्व हो रहा है। तो FeH2O6 में ये चीज़ होता है। बाकी जितने भी इस कंपाउंड थे एक पहले वाला, सबका आउटर शेल 4 ही है, लेकिन डी किसका इन्वॉल्व हो रहा था 3 का, एक पहले वाले का, मतलब n-1 डी इन्वॉल्व हो रहा था। तो ऐसे को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल, इनर वाला शेल इन्वॉल्व होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इन लोगों को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसी तरीके से COF6 है, कोबाल्ट कितना होता है 29 होता है मतलब, और ये 3d10 लेता है, ठीक है। सॉरी 3d10 वाला 3d7 4s2 इसका भी होता है कोबाल्ट एटम का, ठीक है। +3 स्टेट में 2 ये निकल जाएगा और एक ये निकल जाएगा। अब कम ये F आएगा तो क्या पेयरिंग करवाएगा ये, ठीक है। सब इस तरीके से आप ये देखो। अब 1-2 एग्जांपल बता दे रहा हूँ मैं आपको टेट्राहेड्रल का। टेट्राहेड्रल के सारे एग्जांपल थे, NiCO4 NiS3 4 4 इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, ठीक है। निकल का कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 होता है, 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये आपने देखा, ठीक है। अब इसमें हमें ये पता क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसका तो कोई चार्ज तो है नहीं, ठीक है। तो होता क्या है, जब CO लाइगेंड आता है तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पेयरिंग करवाता है। तो ये दोनों पेयर हो जाएगा और ये भी आगे इसमें आगे खड़ा हो जाएगा पेयरिंग करवाने के लिए। तो एक इसके आगे आ गया, एक इसके साथ आ गया, ठीक है। 4s और p यहाँ पे बचे हुए हैं, तो ये sp3 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना देगा। उसी तरीके से ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। स्क्वायर प्लेनर यहाँ भी 4 ही होता है, लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर यहाँ भी 4 होता है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लेता है। NiCN4 ये क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। इसका फिर क्या होता है 3d8 और 4s2, यहाँ पर किस फॉर्म में +2 में है, तो 3d8 4s2, ठीक है। +2 स्टेट में है तो ये 2 बाहर हो गए बचा। और CN जब आएगा तो पेयरिंग करवाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ पेयर हो जाता है, बचा कितना, एक D एक S और यहाँ से 2 उठा लेता है, ठीक है। तो sp2d, क्योंकि 4 ही आया तो इसको छोड़ देगा एक, ठीक है। तो ये sp2d बना देते हैं। उसी तरीके से CuCN4 कॉपर क्या होता है 3d10 लेता है, इसका सारा का सारा फील्ड होता है, और 4s1 लेता है, +2 स्टेट में है। तो एक इसका निकल जाएगा और एक यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। एक बचा, अब इसमें एक खासियत है। अब जब ये आया तो ये ऑलरेडी क्या था, पेयर था, CO2+ किया तो एक गया एक गया। अब इसको आप पेयर करवाना चाहोगे तो ये पेयरिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो जगह खाली है ही नहीं कहीं की पेयरिंग हो। तो जब और भाई ये आता है इसका साइन, ये मतलब लाइगेंड जब आता है तो इसको पुश कर देता है कहाँ पे, p ऑर्बिटल में, मतलब नेक्स्ट सेल में उसको पुश कर देता है। तो एक p ऑर्बिटल के अपना लेता है तो बच क्या गया sp2 और एक d खाली हो गया, तो sp2d बना देते हैं। तो दिस इज़ हाउ ये सारी चीज़ें बनती हैं। कुछ प्रैक्टिस की चीज़ है, कर सकते हो। तो जब तक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं आया था तब तक ये काफ़ी अच्छा थ्योरी माना जाता था, क्योंकि उस समय लिनस पॉलिंग जो थे उन्होंने लगभग केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट लाया था, और सब के सब लोग
इस चीज़ को प्रेस कर रहे थे कि ये सब का कैसे फॉर्म होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, क्या ज्योमेट्री होती है, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे सिंपल वे में। तो उस समय तक ये काफ़ी एक्सेप्टेड थ्योरी था, लेकिन जैसे ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया ये थोड़ी फेल हो गया। ठीक है, इससे कुछ लिमिटेशन, सबसे पहले लिमिटेशन क्या है कि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेबोरेटरी में इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये कोई भी मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्ब लाइट वगैरह एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा था ना कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो बता देता है, लेकिन कितना, मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब भी लाइगेंड आ रहे हैं वो पेयरिंग करवाने लग रहा है, तो दिस इज अगेंस्ट व्हाट, हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या कहता है, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड रहेंगे, बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगा, सिर्फ कुछ आएगा उससे पेयरिंग नहीं होती है, तो ये अगेंस्ट हंट्स रूल है। इस चीज़ को भी कैसे ये बोल रहे हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। दीज आर फ्यू लिमिटेशंस। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। विल टॉक अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये भी बहुत सिंपल थ्योरी है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है इसमें। ये सब कहानी वाली आप देख रहे हो, इट इज़ अ सिंपल थ्योरी। ओके, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे, और एक चीज़ छूटेगा इसमें जो मैं बताऊंगा आपको, जो आपको पढ़ना भी है, वर्नर्स थ्योरी। क्योंकि वर्नर को क्या कहते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कुछ नहीं है उनका भी थ्योरी, बस कुछ समरी पॉइंट्स बता दूंगा मैं, जो अपने नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़ा था ना, उसी के हिसाब से, और कुछ नहीं। सो लेट मी क्लोज दिस। थैंक यू।